हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व। हम अभी तक 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी के। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं और आप भी क्वेश्चंस को इजीली करेक्ट कर पा रहे हैं, वो भी कम टाइम में। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं आपसे सॉल्व नहीं हो रहे या आपसे इनकरेक्ट आंसर्स ज़्यादा आ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी इनकरेक्ट आंसर्स की ज़्यादा है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप प्लीज़ वापस से लेक्चर्स पढ़िए, लेक्चर्स को देखिए। लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आपको मुश्किल से आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा दिन का कंप्लीट करने के लिए एक लेक्चर को, यानी कि एक टॉपिक को। उस टॉपिक को आप कंप्लीट करके फिर वापस से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो वो और अच्छे से आपको सॉल्व हो पाएंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कोशिश कर रही हूँ कि बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी है, देखो सारे ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे, मीन्स मैं आपको 100 या 500 क्वेश्चंस तो नहीं करवा सकती, बट व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं, यानी कि जिस तरीके के पैटर्न्स आ सकते हैं एग्जाम में, वो पैटर्न्स हम सॉल्व कर लें, तो उससे क्या होंगे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो उसके बाद आपको क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको ईजिली डिटरमाइन कर पाएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं बहुत यहाँ पे एफर्ट लगा रही हूँ ताकि कि आपके जो प्रोग्रामर की तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाए और आपके एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस प्लस आपके एमसीक्यूज दोनों ही पैरेलली प्रिपेयर हो जाएं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए ये हेल्पफुल है सीरीज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, let Ri of j and Wi of j denote read and write operations on a data element z by a transaction ti respectively. Consider the schedule S with 4 transaction। यहाँ पे आपको 4 transactions दे रखे हैं और एक schedule दे रखा है S। R4 of x, R2 of x, तो R तो क्या स्टैंड कर रहा है रीड के लिए और W स्टैंड कर रहा है राइट के लिए। हमें क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरियल शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट इक्वलेंट टू S। हमें निकालना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट इक्वलेंट कौन सा सीरियल शेड्यूल होगा इस शेड्यूल S के लिए। तो हमें पता है कॉन्फ्लिक्ट इक्वलेंट निकालने के लिए हमें टोपोलॉजिकल ऑर्डर डिटरमाइन करना होता है। हालांकि आप यहाँ पे इनको अरेंज करके भी देख सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम इनको अरेंज करके और फिर इनका सीरियल ऑर्डर निकालने की कोशिश करें, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर। टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इनका प्रेसिडेंस ग्राफ, जो कि मैंने आपको हमने जब लेक्चर्स पढ़े थे तब समझाया था। तो आइए इसका हम सबसे पहले प्रेसिडेंस ग्राफ बना के देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन से आपकी 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी, एक तो प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनता है, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा कवर कि आप टोपोलॉजिकल ऑर्डर कैसे निकालोगे अगर प्रेसिडेंस ग्राफ बना हुआ है। तो आपके 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन से। तो यहाँ देखिए ये हमारा शेड्यूल है और इसका हमें ये ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए बोला इसने 4 ट्रांजेक्शन्स है, तो मैंने यहाँ 4 ट्रांजेक्शन्स बना लिए, T1, T2, T3 एंड T4। अब ये एरोज कैसे बनते हैं ये मैं समझाती हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले आप देखिए कि R4X, आपको यहाँ पे क्या देखना है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स देखने हैं। जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स बनेंगे वहाँ पे आपका एक एज फॉर्म होगी, ठीक है। तो देखिए R4 ऑफ X, अब R4 और R2 को कंपेयर करके देखो तो इनमें एज बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। क्यों, क्योंकि नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। कॉन्फ्लिक्ट पेयर कौन कौन से होते हैं, रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट, तो ये दोनों में नहीं बनेगी। इसी तरीके से R4 से R3 में भी नहीं बनेगी, ठीक है। R4 ऑफ X से देखो R1 Y ऑफ में भी नहीं बनेगी एंड W1 Y ऑफ में भी नहीं बनेगी। अब कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम रीड और राइट है तो यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर होना चाहिए, लेकिन बच्चे यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि डेटा आइटम जो है वो भी सेम होना चाहिए। X है यहाँ पे डेटा आइटम और यहाँ पे Y है डेटा आइटम, इसलिए ये भी कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट पेयर का मतलब है रीड एंड राइट ऑपरेशंस और राइट राइट ऑपरेशंस ऑन दी सेम डेटा आइटम। ओके, लेकिन अब यहाँ देखिए R4 ऑफ X एंड W2 ऑफ X ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है, तो 4 से 2 पे एक एज बन जाएगी, दिस वन 4 to 2 एक एज बन गई। नेक्स्ट Y और Y है तो इससे देखने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं बनेंगे। इस तरीके से R2 ऑफ X और ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सेम ही ट्रांजेक्शन पे इसलिए ये भी कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब जब आप R3X पे जाओगे तो R3X एंड W2X एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर बना रहे हैं, ओके, क्योंकि R रीड राइट है और सेम डेटा आइटम पे। तो 3 से 2 जो पहले ट्रांजेक्शन आता है वहाँ से एज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 3 से एज जाएगी 2 पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों एजेस बन जाएंगी।
अब यहाँ आप देखिए R1 ऑफ y, तो W1 ऑफ y पे तो सेल्फ तो नहीं यहाँ पे बनानी है हमको, तो R1 y से देखो कहाँ बन जाएगी आपकी, W3 y पे बन जाएगी, तो T1 से T3 पे चली जाएगी। इसी तरीके से W1 ऑफ y से आपकी R4 पे बन जाएगी। देखो R1 से R4 पे नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि रीड रीड नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर होते हैं, लेकिन W1 ऑफ y और R4 y क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो यहाँ पे W1 से R4 यानी कि 1 से 4 एक एज बन जाएगी, तो दिस विल बी द एज। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ देखो W3 से R4 पे, तो 3 से 4 पे एक एज बन जाएगी, ये आपकी एक एज बन गई 3 से 4 पे, 3 से 2 पे बनी गई थी हमारी इस वाली से, ठीक है, तो ये आपकी एजेस बन गई। ये क्या बन गया आपका प्रेसिडेंस ग्राफ। अब इस प्रेसिडेंस ग्राफ से आपको निकालना है टोपोलॉजिकल ऑर्डर। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर का मैंने आपके लिए लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसमें हम निकालते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कौन से वर्टेक्स की इन डिग्री 0 है। जिस भी वर्टेक्स की इन डिग्री 0 होती है वो वर्टेक्स हम ले लेते हैं सबसे पहले हमारे टोपोलॉजिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखिए इसकी इन डिग्री 2 है क्योंकि 2 एजेस आ रही हैं, इसकी इन डिग्री भी 2 है क्योंकि 2 एजेस आ रही हैं, T3 की इन डिग्री 1 है क्योंकि एक एज आ रही है इसकी तरफ, बट T1 की इन डिग्री देखो 0 है क्योंकि कोई भी एज नहीं आ रही। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका T1 आते ही क्या होंगे, ये एजेस आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। ये एजेस डिस्कनेक्ट होते ही T3 की इन डिग्री 0 बन जाएगी, ठीक है, तो T3 आ जाएगा नेक्स्ट आपका। T3 जैसे आप ऑर्डर में प्रोसेस करोगे तो ये वाली वर्टिसेस भी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए T1 वाली एज भी हट गई और T3 वाली एज भी हट गई, तो T4 की इन डिग्री भी 0 हो गई, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा T4, और जब T4 हटेगा तो T2 पे से भी सारी इन डिग्रीज हट जाएंगी, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका T2। तो आपके सीरियल शेड्यूल का ऑर्डर क्या हो गया, T1, T3, T4, T2। सो द करेक्ट आंसर इज A, T1, T3, T4 एंड T2। Now moving to question number 62, consider the following two statements about database transaction schedules. First is strict two-phase locking protocol generates conflict serializable schedule that are also recoverable. So this is right because in strict two-phase locking protocol we can generate a conflict serializable schedule and that is also recoverable. Statement 2 is timestamp ordering concurrency control protocol with Thomas Wright rule can generate view serializable schedule that are not conflict serializable. This is also true. So both statements are true. ये मैंने आपको जब हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा था तब मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है, व्यू सीरियलाइजेबल क्या होता है, इनकी जो सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशंस एंड सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी कंडीशन दोनों हमने चेक की थी। प्लीज़ वो लेक्चर देखिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप वापस देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ पाएगा कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू कैसे हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63, अमंग द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांजेक्शन, the durability property requires that the changes made to the database by a successful transaction persist except in case of an operating system crash. Yes, durable रहना चाहिए operating system crash पे भी. Except in case of a disk crash, this is also true. Except in case of power failure, yes. So these always, even if there is a failure of any kind, means durability should be maintained even if there is a failure of any kind, either power failure, disk crash or operating system crash. So the correct answer is D. Now question number 64, a management procedure called fill in the blanks है यहाँ पे, control is required to control the process of concurrency performing operations on a database. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्करेंसी आपको मेंटेन करने के लिए आप क्या यूज करते हो, कॉन्करेंसी कंट्रोल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 65, द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द डेटाबेस इन अ फिल इन द ब्लैंक्स यूजर सिस्टम रेफर्स टू द फैक्ट दैट मल्टीपल यूजर्स आर एबल टू एक्सेस एंड यूज इट एट द सेम टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका मल्टीपल यूजर सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, when dealing with a database transaction, there is often a need for multiple users to use a database to perform different operations. In this case, which of database occur? Concurrent execution. देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, concurrent connection, concurrent reduction, concurrent execution and concurrent revolution. So concurrent execution of database occur when you dealing with a database transaction where you need a multiple users use a database to perform a different operation. So concurrency should be maintained. That's why concurrent execution of the database occur. Now question number 67, during simultaneous execution each operation should be performed interleaved with the other.
ensuring that there is a no interference with other operations. This maintains a concurrency of a database. मीन्स कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. अगर एक से ज़्यादा यूजर्स उस पर काम कर रहे हैं तो ऑपरेशंस जो हैं अनअफेक्टेड मतलब कि उनके अंदर कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए. उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? कॉन्करेंसी. नाउ क्वेश्चन नंबर 68. What are the two main operations in the database? Read, write, both A and B, and none of the above. So both A and B, read and write, two are the main operations in your database transaction. Now question number 69. Which of the following is a concurrency problem? So temporary update problem, incorrect summary problem, lost update problem, and all of the above. So the answer is all of the above. Why? Because all are the concurrency problem. Question number 70. What is the lost update problem also known as? तो ये हमें पता है, ये हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा था. लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? राइट कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 71. This occurs when more than one database transactions attempt to read or write the same database item simultaneously. That is concurrent execution. Okay, this is the definition of basically a concurrent execution. Causing the values of the items to become incorrect, but it will cause the value of the item to become incorrect. That means that will result your database is a inconsistent database. So the correct answer is B. Means value performing a concurrent execution, there is a possibility that the values of the items to be incorrect. Okay, and that time what you will lead? You will lead to a inconsistent database. So that's why the correct answer is B. Okay, now question number 72. What is the dirty read problem also known as? तो ये भी हमें पता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डर्टी रीड प्रॉब्लम को राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं. ओके, राइट आफ्टर रीड बोल सकते हो इसको. ठीक है, ये हमारा राइट आफ्टर राइट होता है. ठीक है, रीड कॉन्फ्लिक्ट होता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम ऑल्सो नोन एज? ओके, अनरिपीटेबल प्रॉब्लम ऑल्सो नोन एज इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल प्रॉब्लम. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 74. Which of the following is a concurrency control protocol? So log based concurrency control protocol, timestamp concurrency control protocol, validation based concurrency control protocol, and all of the above. So all are the concurrency protocols. So the correct answer is D. Okay, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. आज हमने और 14 क्वेश्चंस इसके कवर कर लिए, तो मोस्टली हमने 70 प्लस क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं. इसके अलावा भी मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस डालती रहूँगी विथ लाइक पेन पेपर पे उसको पूरा सॉल्व करके आपको वीडियो अपलोड करके दूंगी, जिससे कि और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. बट आप कोशिश कीजिए कि आप जितने ज़्यादा हों आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करें. कई क्विजेज होते हैं, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं या उनके लिए एनरोल कर सकते हैं. जो MCQs की बुक्स आ रही हैं मार्केट में, आप उनको देख सकते हैं. उनके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं. इवन आपको नेट पे भी बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो प्लीज़ जितना प्रैक्टिस हो उतना प्रैक्टिस कीजिए MCQs की. बट हाँ, पहले आप थोड़ा सा सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए. सब्जेक्ट को पढ़िए, टॉपिक्स को पढ़िए, उसके बाद आप अटैम्प्ट करिए कोई क्वेश्चन को. तो उससे क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं. अदरवाइज़ क्या होता है, एक क्वेश्चन आपने उठाया और उस क्वेश्चन पे फिर आप पढ़ने लगे, ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन उठाओगे, तो उससे क्या होगा, आपको बार बार रिवर्ट बैक होके जाना पड़ेगा सिलेबस में. तो उससे बेटर है कि पहले एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिए, सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद आप MCQ सॉल्व कीजिए. तो उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो जब आप वापस टॉपिक पे जाते हो तो उसमें क्या होता है, आपको इतना इशू नहीं आता उस टॉपिक को समझने में, क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ होता है. ओके, तो प्लीज़ अपने हिसाब से आप अपना शेड्यूल सेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि रोज़ आप पढ़ें. रोज़ आप जितने MCQs अपलोड हो रहे हैं एटलीस्ट वो MCQ सॉल्व कीजिए. जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की क्लासेस चल रही हैं उनको आप रेगुलरली बेसिस पे आप कवर कीजिए. तो उससे क्या होंगे, आपके टॉपिक्स कवर होते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू एवरीवन.